नमस्कार साथियों। आज रुद्रपुर के जो नर्स हत्याकांड है, जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के प्राइम मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहा है और हजारों लोग पिछले कई दिनों से, भले उत्तराखंड के छात्र हों, सामाजिक संस्थाएं हों या राजनीतिक लोग हों, वो लगातार इस घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन घटना की सच्चाई को उत्तराखंड की पुलिस क्यों छुपा रही है? क्यों वास्तविक तथ्यों को सामने नहीं लाया जा रहा? क्यों परिवार की जो सेटिस्फेक्शन है उस घटना पर, परिवार को सेटिस्फाई क्यों नहीं किया जा रहा? और परिवार ही नहीं, पूरा उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ देश के तमाम मीडिया के लोग डिमांड कर रहे हैं, किस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से घटना को लीपापोती की गई है, मैं 2-4 मिनट में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि घटना हुई क्या है और घटना को क्या अंदेशा क्या है, और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को आगे तक लेकर जाएं। लोगों को पता चलना चाहिए कि घटना है क्या। 30 तारीख की शाम को वह बहन जो नर्स है हमारी, वह पिछले 3 साल से उस हॉस्पिटल में कार्यरत थी, जैसा कि परिवार का कहना है, और रूटीन में शाम को आती थी 6 बजे, 6:30 बजे, और रुद्रपुर से 2 किलोमीटर दूर जो पानीपत को राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, वहां पर एक कॉलोनी है वसुंधरा नाम की, बड़े हाईवे से 200 मीटर अंदर है, 200 मीटर का स्ट्रेच है जहां से वो पैदल उतरकर जाती है, नियमित जाती है 6-6:30 बजे, जो उस दिन 8:30 बजे आती है, लगभग 8:23 पर। क्यों 8:23 पे आती है? क्योंकि रोज रूटीन में अगर वो 6:30 आ रही तो उस दिन क्यों लेट आई? सबसे पहला कारण ये है, क्या वजह रही उसके पीछे, क्यों लेट हुई? जब वो घर पर नहीं पहुंचती है तो अगले दिन उसका परिवार उसकी तलाश करता है और गुमशुदगी की बात कहता है, जिसको लेकर उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और उसकी तलाश होती है। कैमरे खंगाले जाते हैं, लेकिन 8 दिन तक कुछ नहीं होता। 8 तारीख को कोई अज्ञात व्यक्ति सूचना देता है बिलासपुर पुलिस में कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी है। रुद्रपुर पुलिस जाती है, पुलिस का पोस्टमार्टम होता है। 12 तारीख को एक जिस सड़क से वो लड़की गुजरती है, उसके बाद जो लड़का गुजरता है धर्मेंद्र नाम का, उसको 12 तारीख को उसकी तलाश उसके फोन से ट्रेस करते हैं और 14 तारीख को उसकी अरेस्टिंग करके उसको जेल भेज दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। इसके बाद सवाल उठने शुरू होते हैं कि इतनी बड़ी घटना और आनंद फानंद में जेल भेज देना, और जिस तरह से जिस जगह पर घटना पर डेड बॉडी मिलती है उससे सवाल खड़े हुए हैं। और सवाल खड़े ये होते हैं कि 1 तारीख, अगर 30 तारीख की घटना थी, 31 को गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है, तो 31 तारीख से लेकर 8 तारीख तक डेड बॉडी जब तक नहीं मिली, तब तक पुलिस अगर किसी गांव का एक छोटी सी भी घटना हो जाए तो गांव के तमाम इर्द गिर्द के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और पूछताछ करती है। हम पूछना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस को कि आपने 31 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जहां पर वो काम करती थी या जिस जगह से गई, जिसके साथ उसकी फोन से बात हुई, कितने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, कितने लोगों को हिरासत में लिया और कितने लोगों के बयान दर्ज हुए? नंबर 2, जिस जगह पर वो उतरती है और जिससे उसने अपने घर तक जाना है, वो सिर्फ 200 मीटर का स्ट्रेच है हाईवे से लेकर, और उस घर तक सामने घर है और 30 मीटर चौड़ी रोड है। उस ऑटो से उतरकर घर जाने में 200-250 मीटर में हार्डली 3 मिनट लगते हैं। और कप्तान साहब का कहना यह है कि जहां से वो ऑटो से उतरती है उसके ठीक 10 मिनट बाद यह व्यक्ति जिसको धर्मेंद्र को पकड़ा है वहां से गुजरता है
और उस हवस का शिकार बना लेता है। जैसा कि कप्तान साहब का कहना है, ये एक सवाल है। पहली बात तो 200 मीटर के अंदर 10 मिनट बाद अगर आया तो 10 मिनट में घर पहुंच जानी चाहिए थी बेटी। 10 मिनट का वो स्ट्रेच इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें 10 मिनट जाने में लगे। 200 मीटर हार्डली कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है, मैंने जाकर देखा है। दूसरा, वहां पर मेन हाईवे से 50 मीटर हार्डली अंदर जाकर वो जो रोड, लिंक रोड अंदर कॉलोनी को जा रही है, जिस पर चहल पहले, आगे घर हैं, सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उस लिंक रोड पर जो कॉलोनी को जा रही है उसके बिल्कुल 10 मीटर अंदर 8 तारीख को बॉडी मिलती है और 8 दिन तक वहां पर पुलिस का जैसा कहना है कप्तान साहब का कि हमने डॉग स्क्वाड बुलाया और फोरेंसिक लोगों को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, छानबीन की। और परिवार का भी कहना है कि हम लगातार, अगर जो रोड पर सीसीटीवी लगा है उस फुटेज में पुलिस ने कहा कि हमने देखा लड़की वहां पर 8:23 पर उतरती है और घर को जाती है, आगे पता नहीं चलता कहाँ जाती है। जब वहां से मिसिंग थी और मिसिंग प्लेस पर आपने अगर पूछताछ की, आपने छानबीन की और उसी 50 मीटर के दायरे में रोड से 4 मीटर दूर अंदर छोटी सी झाड़ियों के अंदर एक छोटा सा प्लॉट है, मुश्किल से 600 गज का, उसके चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, वहां अगर बॉडी मिलती है तो आपका डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक लैब, एक्सपर्ट और परिवार को डेड बॉडी क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है कि नहीं? और अगर वहां से छानबीन रोज होती रही और 31-30 तारीख की रात की घटना है और 8 तारीख तक बदबू स्मेल क्यों नहीं आई? अगर वहां पर बॉडी सड़ रही थी और बॉडी का जिस तरह से लोअर एब्डोमेन पार्ट बिल्कुल, जो वीडियो परिवार ने हमें दिखाया है कि बिल्कुल नीचे का हिस्सा है ही नहीं। अगर जानवर, जंगली जानवर भी चीरफाड़ करते तो पूरी बॉडी को चीर कर ले जाते, उतना हिस्सा ही क्यों नहीं है? ये भी एक सवाल है। और तीसरा, माननीय कप्तान साहब ने कहा कि वो जैसे ही उतरती है और अपने घर को जाती है, पीछे से धर्मेंद्र नाम का जो एक मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, जो दारू था, नशे में था और उसने हवस का शिकार बना लिया। आप लोग देख रहे हैं, जानकार लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अमूमन जितने भी रेप मर्डर के केस हुए हैं वो सामूहिक हुए हैं। इंडिविजुअल कहीं भी ऐसा केस मैंने बहुत कम देखा है। भले निर्भया कांड हो, भले देहरादून की घटना हो या बनारस के अंदर हो, जहां भी हुआ है वो 2 से 3 लोग होते हैं और उस वो है कहीं ना कहीं रहा जाती लड़कियों को हवस का शिकार बनाते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति, एक शराबी कबाबी एक इस तरह इस महिला को लूटेगा भी, मर्डर भी करेगा और रेप भी करेगा। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, होता है, मर्डर होता है, वहां होता है जहां पर 2 प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम होता है और प्रेमी प्रेमिका को गोली से शूट कर देता है। वहां तक तो कई तमाम घटनाएं हमने सुनी है। गला घोटकर प्रेमी ने प्रेमिका को मारा, गोली से उड़ा दिया। लेकिन जिस तरह की घटना है और वह एक लड़की जिद करती थी और उसको एक व्यक्ति ने गला घोटकर वहां पर उससे दुष्कर्म भी किया, उसे हत्या भी की और उसके बाद वो उसे लूट कर उसका सामान ले गया। ये सवाल है कि नहीं? और तीसरा, आपकी पुलिस वहां पर क्यों नहीं ढूंढ सकी 8 दिन तक? और इससे भी आगे चलते हैं, ये बताइए कि जब उस धर्मेंद्र नाम के जिस व्यक्ति को आपने 24 घंटे में बिना किसी बरामदगी के भेज दिया, एक आम व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती तो 8 दिन तक चालान नहीं करती। कभी पूछताछ होनी है, रिकवरी होनी है, तमाम कहते हैं कि जेल भेज दीजिए तो बोले भेजेंगे, लेकिन उसे 24 घंटे में, इतनी बड़ी घटना में 24 घंटे में पुलिस ने जेल भेज दिया। और वह व्यक्ति जो घटना करता अपना मोबाइल ऑफ कर देता है, फेंक देता है, अभी तक बरामदगी नहीं हुई। जो व्यक्ति घटना करेगा, इतना बड़ा अपराध कर रहा है, उसे मालूम है कि मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, वो जोधपुर भाग गया, अपना फोन भी बंद कर दिया उसने। क्या वह उस जिस महिला का, जिस नर्स का हत्या की, उसके फोन के अंदर सिम डालकर उसे ऑपरेट करेगा? ये सवाल है कि नहीं है? बताइए, हम पूछना चाहते हैं, ये सवाल है। इसलिए परिवार को शक है। और जो सामने एक और परिवार जिसने, जो नेशनल हाईवे से जहां से लड़की बेटी उतरती है और जब जाती है तो सामने 200 मीटर या 250 मीटर के अंदर एक जो मकान है, उस मकान पर कैमरा लगा। उस कैमरे के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं
उस फुटेज के आधार पर जो दिख रहा है उसमें 3 लोग उस लड़की के उतरने से पहले वहां पर संदिग्ध खड़े नजर आ रहे हैं। वो वीडियो है परिवार के पास और वायरल हुई है। और जो व्यक्ति खड़ा है वहां पर लगातार 8:23 या 24 मिनट पर लड़की उतरती है और वो लोग वहां इंतजार कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। और जैसी लड़की उतरती है वो आदमी उसके पीछे चलता है और इस लड़की उतरने से पहले वो वहां लगभग 3 से 4 मिनट खड़ा रहा। उसे एक व्यक्ति, 2 लड़के जो और थे उससे बातचीत करते हैं, फिर वो एक साइड में चले जाते हैं। और जैसी लड़की उतरती है वो किराया देती है टेम्पो वाले को, जो व्यक्ति वहां खड़ा था थोड़ा सा दाएं में साइड में हो जाता है और जैसी लड़की उतरता चलती उसके पीछे आता है। ये सारी सीसीटीवी फुटेज जो है वो अंदर जो कैमरा था उस कैमरे की है, क्योंकि वहां से 200 मीटर दूर है तो बड़ा जूम कर उन्होंने उस वीडियो को देखा है। क्यों उस सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया गया, परिवार को दिखाया गया, ये तमाम चीजें हैं। क्यों पूछताछ नहीं हुई गई और इतनी बड़ी घटना हो जाए और आप जो है 12 तारीख को दोषी पकड़ा जाता है। 12 तारीख तक कितने लोगों से पूछताछ हुई, कितने लोगों को हिरासत में ले गया, कितने लोगों से जो है जांच, उसकी जो है वीडियो, जो उसका फोन है उसकी किससे बात हुई, ये सवाल बड़े हैं। इसलिए घटना पर अंदेशा है कि उस नर्स के पीछे खाली धर्मेंद्र ही नहीं, हो सकता है धर्मेंद्र भी हो और भी लोग हो सकते हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए। कप्तान साहब से हमारा अनुरोध है और हमारा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से अनुरोध है कि इस घटना की सच्चाई को सामने आना चाहिए। हमारा सवाल सीबीआई का नहीं है। हमें अगर यहाँ का एक कोतवाल भी उस घटनाओं को एक्सपोज कर दें, सच्चाई सामने ले आए, तो हमें परिवार को सच्चाई सामने आने से मतलब है। हमारा जिद नहीं है कि हमें सीबीआई होनी चाहिए। अगर एक आयोग इस घटना का खुलासा सही करेगा तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। और कप्तान साहब अगर एसआईटी जो गठित की है, एसआईटी भी तो पुलिस उसी की है जिसने पहले जांच की है, वही एसआईटी है, वही एसआईटी, वही पुलिस, वही दरोगा, वही सारे एसआईटी का पार्ट है। तो जो आपने एफआईआर पहले की है और उसी एफआईआर पे आप आगे जिसको आपने दोषी बनाकर जेल भेजा है, अब अपनी लिखी चीज को, अपने किए खुलासे को कैसे पलटेगी पुलिस? इसलिए कह रहे हैं कि एसआईटी अब उस बात को, अपनी बात से आगे कैसे बढ़ेगी? तो बड़ा सवाल है। उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं और मेरा अनुरोध है सम्मानित समाज के लोगों से। सवाल आज ये नहीं है कि समुदाय, वर्ग, धर्म का सवाल है कि बेटियों की असमत को कैसे बचाओगे। कितनी ऐसी हमारी बेटियां इस तरह की शिकार होंगी। जब भी कहीं कॉल आए, आने वाले दिनों के अंदर छात्र संघ, कल छात्र संघ ने प्रदर्शन किया था और छात्र संघ को लगातार पुलिस और तमाम, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि ये छात्र चिन्हित किए जाएं। तो हमारा अनुरोध है माननीय धामी जी और पुलिस उत्तराखंड से कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण इन छात्रों की शहादतों पर हुआ है। ये छात्रों की चिंगारी को ज्यादा सुलगाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन कभी बहुत बड़ी सरकारें इन छात्रों के आंदोलनों के सामने विफल हुई हैं और इतिहास रहा है जब छात्रों का आंदोलन हुए हैं, बड़े सरकारों को झुकना पड़ा है। तो ऐसे छात्रों की जो मांग है, या उनको कहीं भी इंजेक्शन लगाकर टटोलने की कोशिश मत करना। और हम अपनी ओर से, मैं तराई किसान यूनियन और किसानों की ओर से भी मैं कहना चाहता हूं कि जरूरत पड़ी तो किसान भी, क्योंकि किसान की बेटी है, किसान भी बड़ी संख्या में हम संग निकलेंगे। आने वाले दिनों के अंदर बड़ा प्रोग्राम होगा, सारे लोग लगे हुए हैं मिलकर सभी। और मेरा अनुरोध है कि कम से कम अपनी गैरत को और अपनी आत्मा को कम से कम हम इतना लाचार ना कर दें कि संबंध पहले और हमारी बेटी और बहन की आबरू इज्जत बाद में हम रख समझें। ये संबंधों और व्यवहारिकता और भाईचारा कि कौन, मैं किसी के खिलाफ जा रहा हूँ, हम अपनी बहन, बेटी और उसकी इज्जत के लिए निकलेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जिस दिन भी कॉल आएगी उस दिन आप लोग इस इंसाफ को दिवाने के लिए बड़ी संख्या में निकलेंगे। और जो सच्चाई मैंने बताई है, इस चीज़ों पर पॉइंट सरकार हमें स्पष्ट करे। क्यों वो डीवीआर आपके हिस्से में है, क्यों परिवार को आप डीवीआर नहीं दिखाते, क्या अभी तक की कार्रवाई हुई एसआईटी की, कहाँ तक आप आगे बढ़े,
क्या उसके अंदर और चीजें मिली, क्यों उजागर नहीं हो रही, क्यों बार बार जो है पुलिस उसको जो है लीपा पोती करने में लगी है, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों को उजागर होना चाहिए, जनतक होने चाहिए, लोगों के सामने आने चाहिए। तो इसलिए मैं लाइव हूँ, मैं अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि ये घटना छोटी घटना नहीं है। जिस तरह कोलकाता के अंदर हमारी बहन नर्स के साथ नरसंहार हुआ है, और उसी तरह का ये घटना है। परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, सही लोग सामने आने चाहिए, कोई भी निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए। जो वास्तविक लोग हैं वो बचने नहीं चाहिए और निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए, हमारी मांग है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।